हाँ हाँ, चलो भाई, पिछली क्लास में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे हम। तो ये एक्सपेरिमेंट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सॉरी CO2। CO2 एक्सपेरिमेंट चेक करना था। पिछली क्लास में दो कर रहे थे। क्या क्या किए थे? एक तो क्लोरोफिल चेक किया था कि वाई क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर प्लांट। वेरीगेटेड लीव्स कराई थी, उसमें 2 कलर्ड लीव्स थी, ठीक है। और एक और कराया था, कौन सा था? सनलाइट इज नेसेसरी वाला, ठीक है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले CO2 अब इसमें चेक करना है कि हाउ CO2, वाई CO2 इज नेसेसरी, ठीक है। CO2 इज ऑल्सो नेसेसरी, यहाँ पे भी वही करेंगे, सेम सारा काम ऑलमोस्ट चलेगा, क्योंकि आपको चेक करना है कि स्टार्च बनता है या नहीं, अगर CO2 होगा उस लीव में या नहीं, ठीक है। अगर CO2 होगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, अगर CO2 नहीं होगा तो ऑफ कोर्स स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। और स्टार्च चेक करने के लिए आपका आयोडीन चेक होता है, जिसमें ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो डायरेक्टली मैं फिगर से दिखाना शुरू करती हूँ। क्या किया? दिस इज द प्लांट, ठीक है। इस प्लांट को एक ये जार में रखा है। इस जार के अंदर आपका KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। Why KOH only? Because KOH has the ability, is the chemical, sorry, it is a gas, जो कि क्या करती है, वहां से KOH क्या करता है, CO2 को अब्सॉर्ब कर देता है, यानी एनवायरमेंट से CO2 पूरी तरह हटा देता है, ठीक है। तो क्या किया है, इस लीफ को हाफ अंदर डाला हुआ है उस जार के, ठीक है। और ऊपर इसके एक कवर लगाया है, कॉर्क। कॉर्क हाफ करी है, सो दैट लीव प्रॉपर हाफ अंदर और हाफ बाहर आ जाए, और ऐसे करके कॉर्क उसे कवर अप कर ले, ठीक है। इससे क्या हुआ है, और इसे एक ऑफ कोर्स 3 to 4 days के लिए इट हैज बीन पुट इनटू अ डार्क रूम, ताकि उसका स्टार्च वहां से खत्म हो, ये करना ही है। उसके बाद उठा के उसको वापस 3-4 days के लिए धूप में रख दिया। वहां से जो लीव बाहर की तरफ थी उसने तो स्टार्च फॉर्मेशन कर ली, ठीक है, लेकिन जो लीव अंदर थी वो स्टार्च नहीं बना पाई, ठीक। और उसके बाद क्या देखा उन्होंने कि नाउ पुट द लीफ एंड बॉईल इट इन अल्कोहल। वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लीफ तोड़ लो उसके बाद उस प्लांट से। उसके बाद जो आपने पहले काम किया था वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बॉईल करना है नॉर्मल वाटर में पहले, सो दैट उसका थोड़ी सॉफ्ट हो जाए लीव, और उसका ऊपर से क्या होती है वो सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह रप्चर हुए उसकी, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल में करना है, सो दैट वो डीकलराइज हो जाए, उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाए। देन अगेन बॉईल करना है कि बचा कुचा क्लोरोफिल भी खत्म हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद उस पे फिर आयोडीन डालना है। तो जैसे ही आप आयोडीन डालोगे तो क्या देखोगे, यू विल ऑब्जर्व कि हाफ ऑफ द लीव दैट वाज आउट ऑफ दैट जार, सिर्फ उसमें ब्लू ब्लैक कलर हुआ है, और जो लीव अंदर की तरफ थी जिससे CO2 गायब हो चुका था वो डी कलर हो चुकी है, ठीक है। ये समझ आ गया? तो एक्सपेरिमेंट में वो चीजें तो आपकी बहुत कॉमन है, वो शुरू की डी कलर करने वाली, तो वो नॉर्मल, वो तो आराम से तुम लोग कर ही सकते हो, ठीक है। इतनी बार उसे उबालना है। जहाँ केमिकल्स वगैरह मिलते होंगे वही मिलेगा। हाँ पूछ लियो, अब करेगा फिर KOH कहाँ से लाएगा? रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपको अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या है नाउ, CO2 एंड H2O आर वेरी नेसेसरी फॉर अ प्लांट टू ग्रो, ठीक है। अब हम प्लांट के न्यूट्रिशन के एंड पे आ रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर आपको दिखाना था। स्टोमेटा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये बहुत हेल्पफुल होता है फॉर द प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट गिव आउट देयर वाटर लाइक दैट ओनली। हमारी तरह एक्सक्रीशन वगैरह उनका प्रोसेस नहीं है, दे डोंट हैव किडनी एंड ऑल। तो आप लोगों को पता ही उनका क्या है प्रोसेस, दे हैव स्टोमेटा। 9th में पढ़ा था ट्रांसपिरेशन, बताया था जाइलम फ्लोएम का पूरा प्रोसेस बताया था, स्टोमेटा का प्रोसेस था उसमें। तो इट हैज दिस स्टोमेटा, दिस इज द ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज द क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। क्लोज कब होता है वो ओपन कब होता है, जब वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ओस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल्स स्वेल अप होते हैं एंड ओपन हो जाता है। आफ्टर ट्रांसपिरेशनल पुल व्हाट हैपेंस, ये दोबारा से श्रिंक होता है, और ये श्रिंक होने की वजह से गार्ड सेल्स दोबारा बंद होते हैं, ठीक है। तो ये स्टोमेटा।
कहाँ होता है ये तो पता ही है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक स्टोमेटा नहीं होता, देयर आर ढेर सारे स्टोमेटास एक लीव में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है जो सॉइल से लेता है प्लांट, नॉट फ्रॉम द एयर ऑफ कोर्स। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन फ्रॉम द सॉइल एंड नॉट फ्रॉम द एयर, ठीक है। एनपीके, के नहीं यहाँ पे दिया, पोटेशियम नहीं दिया, दिस इज एक्चुअली एनपीके होता है, इट इज फर्टिलाइजर जो कि फार्मर्स क्रॉप्स वगैरह में ऊपर से डालते हैं, फर्टिलाइजर एनपीके। दिस इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। तो सॉइल अगर कभी कभी कम देती है, सॉइल इतना नहीं करे किसी किसी प्लांट का कर पाती कंप्लीट रिक्वायरमेंट, तो वो ऊपर से फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। ये वही चीज है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, लाइट, CO2, H2O एंड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ऑल्सो मैटर्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसको हीट उतनी ज्यादा मिलती चली जाएगी, ठीक। और जितना कम होगा तो प्लांट भी उसी हिसाब से होते हैं। कई बार देखना सर्दियों में प्लांट्स, ज्यादा सर्दी पड़ने से प्लांट्स खत्म भी हो जाते हैं क्योंकि वो उस टेम्परेचर के लिए रेडी नहीं थे, ठीक। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल ऑफ द प्लांट, ठीक है। दैट मेक्स द कलर ऑफ द लीफ ग्रीन। प्लांट सेल चला भी गया, ये तो प्लांट सेल है, इट हैज अ लार्ज वैक्यूल, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ 3 चीजें वही लिखी हुई हैं जो कि इसे डिफरेंशिएट करती हैं फ्रॉम द एनिमल सेल। होता है बट छोटा, वेरी स्मॉल, लैक भी कर सकता है। मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा, तो इस बार जैसे आया था एक क्वेश्चन कि हाउ यू कैन रिमूव द CO2 फ्रॉम अ सॉल्यूशन, तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालने से CO2 कैन बी रिमूव फ्रॉम दैट सोल्यूशन, ठीक है, KOH। नाउ एनिमल्स। अब भाई एनिमल्स में आ गए हम, जो आप लोगों को थोड़ा सही लगेगा। हेट्रोट्रॉफिक मोड होता है एनिमल्स का, बिकॉज प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड्स इन देम, ठीक है। अब यहाँ पे हम हेट्रोट्रॉफिक मोड पढ़ेंगे, बट यू कैन सी दीज आर देयर आर सम ऑफ दीज प्लांट्स आल्सो which goes to on to heterotrophic mode, ठीक है। This is the Venus flytrap, pitcher plant, and this is the Rafflesia, ठीक। Now these are the plants, these are heterotrophic। क्यों होते हैं ये heterotrophic? Because ये अपनी completely requirement complete, एक तो ये photosynthesis complete नहीं कर पाते अपना, कई बार किसी रीजन से, हो सकता है वहां का मॉइस्चर ज्यादा हो या सनलाइट वहां पे नहीं आ रही हो, और इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स लाइक नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम द एयर, तो उन्हें फुलफिल करने के लिए दे हैव टू स्विच ऑन टू दिस मोड। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। दीज आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दे, अब इनमें क्या होता है, दे हैव सम फ्रूटी स्मेल, इनकी कुछ फ्रूटी सी स्मेल होती होगी जिसकी वजह से दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, ठीक है, दीज इंसेक्ट्स। इससे क्या होता है, और इनके अंदर कुछ स्टिकी सा लिक्विड होता है जिसकी वजह से ये उस पर चिपक जाते हैं, और ये जैसी इनमें सेंसेस होते हैं, और दे हैव द सेंसर्स, और तुरंत अपने आप को सेंस करते ही किसी भी चीज को बंद कर लेते हैं। आप अगर इस पे उंगली, आप घर, कई लोग अपने घरों में लगाते भी हैं, अगर आप इस पे अपनी फिंगर भी रख दोगे तो भी ये बंद होएगा नहीं। इसके थोड़े बहुत स्पाइक्स चुभ जाएंगे वो बात अलग है, बट वैसे नहीं, ठीक है। और ये बेल जार, इसके अंदर जैसे इंसेक्ट जाता है ये अपने आप को क्लोज कर लेता है, ठीक। और ये तो रेफ्लेशिया है, इट हैज द स्मेल ऑफ बिल्कुल रॉटन मीट, ऐसी स्मेल होती है इसमें, बहुत ज्यादा गहरे जंगलों में लगता है ये, अमेज़न वगैरह में फाइंड होता है ये। बिगेस्ट फ्लावर।
इसके अंदर जैसे जाता है ये अपनी पेटल्स को क्लोज करता है। इंसेक्टिवोरस है। अरे तो मक्खियों को तो पसंद होगी, फ्लाइज वगैरह को पसंद करती हैं ऐसी स्मेल। किसी को तो पसंद होगी। वो एग्जैक्टली। नाउ ये एक छोटी सी चीज है, आप लोगों को पता ही है कि एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स सच एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ठीक है, ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत बोरिंग है। चलो अब न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम यहां से शुरू करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट बिकॉज दीज आर द एनिमल्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दीज आर द बेसिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समझ आ रहा है सबके? थोड़ा बहुत, अभी कुछ समझाने वाला हुआ भी नहीं है अब, लेकिन होगा, अब थोड़ा ध्यान देना। नाउ अमीबा एंड पैरामीशियम से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद अमीबा। आपको पता ही है दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दीज आर सिंगल सेल्ड। अमीबा का न्यूट्रिशन सबको पता होगा, प्रोसेस तो सबको ही पता होगा, हाउ अमीबा टेक्स इन द फूड। मैंने ये क्लास 9th में भी बताया था, आप लोगों को क्लास 8th के सिलेबस में भी था ये। सीडोपोडिया की हेल्प से, सीडोपोडियाज आर द फॉल्स फूड। एंडोसाइटोसिस नाम का एक प्रोसेस सुना था क्लास 9th में, जिससे क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन अमीबा एज वेल एज इन योर डब्ल्यूबीसीज आल्सो। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज देयर शेप। ठीक है, वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी ना। Amoeba can change its shape and change itself into the pseudopodia. Pseudopodias are the false foods of the amoeba, जिसकी वजह से क्या होता है, जहां पे वो फूड अपना चेकआउट करता है या उसे लगता है कि हाँ मेरा फूड है, तो वहां से सीडोपोडिया फॉल्स फूड्स बना के वो उस फूड को एंगल्फ करता है अंदर। ठीक है, अमीबा के अंदर देयर इज साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है, उस फूड का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, द फूड गेट्स डिफ्यूज्ड। देख लो, पहले करो, शॉर्ट में ही लिखना, ज्यादा पूरा पूरा मत कॉपी कर लेना। हो गया भाई। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, ये ह्यूमन बींग्स का भी है, ये नॉर्मल किसी भी एनिमल के ये सारे पार्ट्स सब में होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे बेसिकली आपका अमीबा से ही स्टार्ट कराया गया है, क्योंकि इसका ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है सारा कुछ, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल्ड है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इसका, बस जो भी इसने फूड लिया है वो सारा डिफ्यूज होगा इनटू इट्स साइटोप्लाज्म ओनली, उसी में मिक्सअप हो जाएगा सारा का सारा, और फिर उसके बाद एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट मतलब सारी एनर्जी वो रेस्पिरेशन में अपनी, जो भी उसका एसिमिलेशन हुआ है वहां पे क्या होगा, वो फूड साइटोप्लाज्म में मिक्स होके जो रिक्वायर्ड फूड है उससे तो एनर्जी बन जाएगी उसकी, सो दैट इट कैन ग्रो। ठीक है, बड़े होने के लिए उसको एनर्जी मिल जाएगी। एंड जो बचा कुचा हुआ जो क्या कहते हैं वेस्टेज है, वो इजेशन के थ्रू वो बाहर कर देता है। ठीक है, और बाहर करने के लिए डजंट हैव एनी स्पेसिफिक, कोई एनस नहीं है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है पर्टिकुलर, ये अपना वॉल रप्चर, वो अपना सेल मेम्ब्रेन रप्चर करके वहां से निकाल देता है, दोबारा ठीक हो जाता है। ठीक है, और अमीबा को ग्रो होने के लिए क्यों जरूरत है, जस्ट टू डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, और तो कुछ काम करना नहीं उसे, ऑफिस नहीं जाना। हाँ मैम assimilation को अगर बिल्कुल छोटा लिखना है, can we just write food is used for absorption of food for life process, for respiration and taking energy. हाँ हाँ, इजेशन एक्सक्रीशन, अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट, फूड इज थ्रोन आउट नहीं, बेचारा खाया बस निकाल दिया, अनडाइजेस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर अमीबा का ही दिया हुआ है कैसे होता है, एक बार बस को पढ़ लो, फ्लो डायग्राम से है।
ये देख लो, ये खाना देखा, सीडोपोडिया बना लिया, अंदर कर लिया खाने को, वो अंदर एसिमिलेट हो रहा है। हाँ अब बाहर कर देगा उसके बाद, ठीक है। अमीबा, सीडोपोडिया, ये पूरा पढ़ लो एक बार, फिर उसके बाद में हाइड्रा उसका बता देती हूँ, पैरामीशियम का। वही पैरामीशियम कैसा होता है, कुछ आइडिया है? याद करो, कैसा होता है ऐसा? माइटोकॉन्ड्रिया, वही कुछ ऐसा है, अंदर न्यूक्लियस है और इसके सीलियाज होते हैं इधर बाहर, ठीक है। दीज आर द सीलियाज इनटू इट, आउटसाइड द बॉडी सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सो दैट दे कैन स्टिक द फूड, ठीक है। खाना इन पे चिपक जाता है और जहां से चिपक जाता है वहीं से खाना अंदर, ठीक है, वहीं से रप्चर करके। भाई इतनी डिटेलिंग में मत जाओ, इमेजिनेशन मत करो तुम लोग, स्टॉप इमेजिनिंग। देख लो एक बार इसका, फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग देखेंगे। स्पेसिफिक स्पॉट अभी तो आपने बोला कि टेंसिटी में चला जा रहा है। टेक्स इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, स्पॉट ये उसी को कह रहा है कि यानी जहां पे वो अपना एंटर कराएगा वो उसका स्पेसिफिक स्पॉट। और उसी को उसका माउथ कह देते हैं। हम सिर्फ इंजेक्शन देके रखा है और कुछ नहीं। डाइजेशन क्या करेगा उसका? वही होता है सेम अमीबा जैसा, अंदर साइटोप्लाज्म में मिक्सअप हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा और बाहर एक्सक्रीट। But now we have to move on to human beings. Now coming in to human beings, बहुत अच्छे से आपको पता है कि we have a certain point to ingest the food. Mouth है खाना खाने के लिए, then we chew it, grind करते हैं with the help of teeth, roll करते हैं with the help of tongue, taste buds start हो जाती हैं. The moment you एंटर द फूड इनटू योर माउथ, सबसे पहले आपका वहीं से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाता है, बिकॉज आपकी एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं। कौन से एंजाइम्स? योर सलाइवरी अमाइलेज, दैट नेम ऑफ दैट एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, याद है कुछ? व्हाट आर एंजाइम्स? हार्मोनल सिस्टम पढ़ा था, एंडोक्राइन सिस्टम क्लास 8th में, 8th 9th का तो याद नहीं होगा तुम लोगों का, 8th का। अरे चलो तो थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। यू हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम इन योर बॉडी, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, शायद थोड़ा बहुत कभी सुन लिया होगा चलते फिरते। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम होता है आपका। एंडोक्राइन इज हार्मोनल सिस्टम कंप्लीटली, जो कि आप चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ने वाले हो, ठीक है। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन द हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये किसी एक जगह से सीक्रेट होते हैं, पर इनकी स्पेसिफिक स्पॉट नहीं होती कहाँ जाएंगे, दे गोज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब वहीं पे एंजाइम्स क्या होते हैं? दे हैव अ स्पेसिफिक स्पॉट फ्रॉम वेयर दे हैव टू रिलीज, और कहाँ जाके इन्हें काम करना है इनकी वो जगह स्पेसिफाइड है। जैसे कि सलाइवा आपके माउथ में ही सीक्रेट होगा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी अमाइलेज ही निकालेगा ये, और सिर्फ माउथ तक इसका काम है, ठीक है। तो ये आपके क्या है? दीज आर द एंजाइम्स, दे हैव डक्ट्स इन देम। डक्ट मतलब एक पाउच होता है जिससे ये सारा कुछ रिलीज होता है, ठीक है। एंड एंडोक्राइन सिस्टम आपका डक्टलेस होता है, उसमें कोई ऐसा पाउच नहीं होता, क्योंकि आपकी ये बॉडी में कहीं भी काम करते हैं, आपकी पूरी ब्लड स्ट्रीम में करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है,
याद आ रहा है किसी को कुछ? एड्रिनल ग्लैंड, हे भगवान, क्या ही पढ़ा तुम लोगों ने क्लास 8 में? एड्रिनल ग्लैंड आपका फाइट और फ्लाइट हार्मोन नाम से फेमस है, यानी कि या तो लड़ लो या भाग जाओ उस जगह से, इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये एड्रिनल की प्रेजेंस होती है अबव द किडनी, बट अबव द किडनी होने की, बट इसका काम कुछ भी किडनी में नहीं है, बस एक जगह मिल गई जहां भगवान को मिला, यहाँ ये लो एड्रिनल ग्लैंड हो गई यहाँ पे, वहां डाल दी गई। लेकिन बस काम इसका क्या है, जब आपको घबराहट हुई बहुत ज्यादा, या आपको एंजाइटी हो रही है, आप बहुत इमोशंस में आ चुके हो, या बहुत खुश हो, या अगले दिन रिजल्ट है, ठीक है, तो उसके एक दिन पहले क्या होता है, थोड़ा खाना पीना कम, पेट में गुड़ गुड़, कितने अच्छे से पता है इसको, पेट में गुड़ गुड़ हो रही है, या थोड़ी सी शिवरिंग या घबराहट, थोड़ी सी कुछ अंदर चलने लग जाता है, बटरफ्लाईज चलने लगती हैं थोड़ी सी पेट में, तो ये सब क्या है, दिस इज फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसको कहा जाता है। या सामने से एकदम से भागता हो, तुम्हारे पीछे कुत्ता आ रहा है, डॉग आ रहा है, तुम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अब तुम्हारा दिमाग वहां पे क्या बोलेगा, या तो इससे खड़े होकर डट के देखो इसको, लड़ लो, कटवा लो खुद को, और या तो फिर हाथ में चप्पल लो और भाग जाओ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर फ्लाइट और फाइट हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड, यही आपके, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में असर करता है, आपका एकदम से खून पैर से ऊपर आता है, ऊपर से नीचे जाता है, लगता है बस कुछ हो गया अजीब सा बॉडी में। किसकी? डॉग की स्पीड मत कैलकुलेट कर, ये कर। तो अब भागोगे तो डेफिनेटली कटोगे। चलो वो अलग बात करेंगे एक दिन इस बारे में। चलो अब यहाँ देखते हैं, माउथ, एसोफेगस, दैट इज अ फूड पाइप, इधर पे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कर रहा है आरुष? क्या वीडियो चेक कर रहा है कि कुत्ते भागते तो आदमी रुकता है या क्या करता है? माउथ, इसोफेगस, दैट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन योर कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि पूरा अब्जॉर्प्शन यहीं से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक। अब माउथ से आपका स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन प्रोसेस, माउथ से। यहाँ पे मैंने ये स्पेशली ऐसे करके नाम दिए क्योंकि आप ये जब पढ़ोगे डाइजेशन प्रोसेस, तो न्यूट्रिशन के टाइम पे आप इन सब का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। देन ग्लैंड्स क्या क्या इसमें यूज है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है एंड पैनक्रियाज इंक्लूडेड है, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताया था, 9 मीटर लॉन्ग फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, पूरी की पूरी 900 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर मतलब ये पूरा प्रोसेस लिखो नहीं, सिर्फ पढ़ लो इसको, ये तो मैं दूंगी, ये तो मैं दूंगी। अब इंजेक्शन, सी इंजेक्शन में क्या है, टेक्स प्लेस इन द माउथ एंड प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, दैट इज कॉल्ड द इंजेक्शन। बस सिंपल सा इंजेक्शन यही है, जो आपने खाया हो गया इंजेक्शन। डाइजेशन, अब उसके बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। डाइजेशन में क्या होता है, आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द स्मॉलर वंस, ठीक है, यही तो करते हो। तो क्या करता है श्लोक, मुंह में डालता, गटक अंदर सीधा, चबा लिया कर भाई थोड़ा। यहाँ पे ये होना क्यों जरूरी है, चबाना आपको खाना इसलिए जरूरी है, सो दैट एक तो सबसे पहले घर वाले तो एक बोलते बेटा अटकेगा गले में, ठीक है, उसके साथ साथ आपका डाइजेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर उसको चबाया है खाने को, तो ठीक है, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो छोटे टुकड़ों में मिलेगा, नहीं तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। भाई तो बिना बिना चश्मे के ऐसा लगता है, मैंने तो 2 साल में आज देखा है, 1 साल में। माउथ से वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो बस तुम्हारी मसल्स को वो कर रहा है, एक्सरसाइज करवा रहा है बस। नहीं वो तो छोटी सी होती है, वो तो पेट में जाके फूटनी है। चबा ले किसी दिन दवाई को, ट्राई कर, सारा बाहर ही आ जाएगा। Absorption, the process in which the digested food passes through the intestinal wall to the bloodstream is called the absorption, ठीक है। यहाँ पे इंटेस्टाइन में आपके जो भी प्रोटीन, मिनरल, जो भी विटामिन्स आपके डाइजेस्ट हुए हैं या खाने से उसने निकाल लिए हैं, उनको वो वापस ब्लड स्ट्रीम में देता है, और उसके बाद ही वो सारे अनडाइजेस्टेड को वापस आपके लार्ज इंटेस्टाइन में भेजेगा, ठीक है। The digested food which is not used up by our body immediately stored in the liver in the form of carbohydrates called glycogen। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज को। जैसे कि प्लांट में आप उनका अनडाइजेस्टेड, मतलब क्या अनडाइजेस्टेड नहीं, मतलब कि अनयूज्ड फूड जो होता है,
वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? लीव्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। द फूड, अनयूज्ड फूड यानी कि एक्स्ट्रा फूड जो होता है प्लांट का, वो लीव्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसी तरह यहाँ पर आपका अनयूज्ड फूड जो आपका ग्लूकोज बन चुका है, वो कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। वो पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के टाइम पे। दिस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कई बार ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता बस खाना नहीं मिला है, एक दिन व्रत रखा अगले दिन बेहोश सो के उठे, ऐसा नहीं होता। बॉडी थोड़ा तो चीज आपका अटेन रखती है ना कहीं, तो ये वहीं से यूज अप होता है। आप लोग भी 3-4 दिन जिंदा रह सकते हो बिना खाए पिए। चल जगजीत पे करेंगे, जगजीत पे करेंगे। नहीं आरुष नहीं, आरुष नहीं, जगजीत पे ही करेंगे। आरुष कर सकता है। बस आगे कर रही हूँ मैं। कर तो मैं सब दूंगी, लेकिन अपनी उसमें लिखेगा कब तू? अब तो सुधर जा। देखो भाई, हाँ पहले ही मैं बता रही हूँ, ये चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड है। 2 पार्ट का मैं टेस्ट ले लूंगी। न्यूट्रिशन हो रहा है अभी, न्यूट्रिशन के बाद मैं रेस्पिरेशन कराऊंगी और फिर न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन का टेस्ट होगा। पहले ही बता दिया। कब है रेस्पिरेशन? जिस दिन खत्म उसके सैटरडे को। सैटरडे वो सॉरी फ्राइडे। अच्छा हाँ तुम लोग अब सॉरी माय मिस्टेक। हाँ egestion, the process in which undigested food is removed from the body is called egestion। ठीक है, excretion है ये। अब फ्लो चार्ट, चलो भाई अब भाई इसको बहुत ध्यान सुनना। जिसको नींद आ रही है उसको एक बार खड़े होके थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, बैठ जाओ फिर। अब सुनो क्योंकि ध्यान से देखो। खाना सबसे पहले तो यहाँ देगा, ध्यान देना। माउथ, किसका फिर काम शुरू होता है? टीथ का। उसके बाद टंग का एंड सलाइवरी ग्लैंड्स का काम शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माउथ का काम क्या है? जस्ट खाने को मुंह में लेना है। टीथ का काम क्या है? चूइंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, सो दैट आपका खाना ब्रेक डाउन हो जाए इनटू स्मॉलर वंस। टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रोलिंग ऑफ फूड करना है उसको, टेस्ट करना है, ऐसे कुछ भी थोड़ा ना खा लोगे। swallowing, देन पुशिंग डाउन द फूड, ये सब आपकी टंग करवाती है। आपको पता है ना टंग आपकी कहाँ तक है? यहाँ तक है। हाँ तो यहाँ से निकालो कि लंबी निकलेगी भाई, इतनी लंबी थोड़ा निकल जाती है। इंटेस्टाइन तक थोड़ी ना टंग रहती है। भाई ऐसे तो अगर तू कार्टून को फॉलो करने लगा तो तेरी आंसू पेगा तो इतनी मोटी है वो। अब डिफरेंट, जैसे ह्यूमन की टंग यहाँ तक है, इस तरह बस है। ओ जस्ट चुप। तो टंग, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ यार मैं इमेजिन कर रही हूँ टंग यहाँ तक। तो फिर तो पेट को गुदगुदी हो रही है। अच्छा चलो, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, swallowing एंड पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, ठीक है। देन सलाइवरी ग्लैंड्स वर्क करना यहाँ से अब स्टार्ट करती हैं। अब भाई सलाइवरी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, बस बाहर आ जाओ अब। सलाइवरी ग्लैंड्स secrete saliva and mucus also। सलाइवा इज वाटरी एंड म्यूकस वो थोड़ा स्टिकी कर देता है उसको, ठीक है। दोनों मिलके सलाइवरी अमाइलेज होता है। स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में शुगर बन जाते हैं। इस चीज को देखना, खाने को अगर आप ज्यादा चबाओगे, ज्यादा देर तक चबाओगे, चाहे आप कितना भी तीखा खाना खा रहे हो,
वो खाना आपको हल्का सा लास्ट में स्वीट लगेगा, लेकिन हम इतना खाने को चबाते नहीं है, वी डोंट हैव एनी पेशेंस। वो टेस्टलेस होता है, एक टाइम आता है जब वो टेस्टलेस हो जाएगी। कितना चबाएगा भाई तो चॉकलेट को, वो पिघलेगी, पिघल के अंदर ही जाएगी। क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज, सिर्फ अमाइलेज नहीं है, दिस सलाइवरी अमाइलेज नाम में 2000 की शर्त लगा एंजाइम कि थॉट्स की अगर ये चॉकलेट को चबाया फिर क्या है? नहीं, वो थॉट नहीं, उल्टा नहीं होता। सीक्रेट सलाइवा, म्यूकस, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके खाने में जो भी स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू शुगर। ठीक है, उसके बाद आगे खाना पहुंचा आपके इसोफेगस पे, फूड पाइप। ठीक है, ये खाना फूड पाइप पे पहुंचते ही क्या काम है इसका, सबसे पहले ये वर्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। व्हाट आर दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सबसे पहले इसको जरा समझ लो। आपकी फूड पाइप फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, बट पतली है। ठीक है, पतली होने की वजह से क्या होता है, आप इमेजिन करो एक पाइप आपको दे दिया जाए और उस पाइप में एक तरफ से आपको बॉल डाल दी जाए, ठीक है, और कहा इस बॉल को नीचे करते करते आपको दूसरे तरफ से निकालना है, तो कैसे करोगे आप उसको, एक तरफ दबाओगे, फिर जहां जहां बॉल पहुंचेगी वहां वहां वो शेप चेंज करता चला जाएगा अपनी। ठीक है, सेम उसी तरह आपकी इसोफेगस पे होता है, जैसे जैसे खाना जब जब पहुंचा तो वहां से एक्सपैंड, बाकी जगह कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये दीज मोशंस आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर जस्ट द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द इसोफेगस। ठीक, आफ्टर इसोफेगस ये खाना कहाँ पहुंचता है आपका, कहाँ गया, स्टमक में। अब स्टमक में जैसे ही आपका खाना आता है, मैंने आपको हल्का सा आइडिया शायद पिछली बार दिया था कि स्टमक में होते हैं क्या, HCl, म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, उसे कवर अप करता है स्टमक को। ठीक है, और तुरंत HCl रिलीज होती है। HCl रिलीज होते ही खाने को सबसे पहले HCl, ये क्वेश्चन आएगा कि HCl का क्या काम है, what is the work of HCl as well as mucus in stomach। ठीक है, तो HCl के दो काम हैं, सबसे पहला to kill the germs present in the food, second to make the food acidic so that उस पे आगे के एंजाइम्स काम कर सकें। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं आपकी बॉडी में, वो सॉरी स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स को जैसे ही सेंस होता है कि देयर इज फूड, वो तुरंत उसी टाइम गैस्ट्रिक जूसेस निकालते हैं। अब आपके गैस्ट्रिक जूसेस कौन कौन से हैं, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। मैंने पेप्सिल का नाम पेप्सिन का नाम इसलिए नहीं लिया उस टाइम क्योंकि ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। HCl समझ आ गया होगा सबके, पहले इतना करूं फिर बताती हूँ। भाई तो HCl अभी सर ने वो पढ़ा दिया है चैप्टर, स्मॉल लिखते हैं उसको, एल को हम, माय बैड। म्यूकस का काम है तुम लोगों को पता है, प्रोटेक्ट दी स्टमक लाइनिंग फ्रॉम दी वर्क ऑफ दी HCl। ठीक है, और HCl का भी पता चल गया है, दो काम है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन को याद रखना हमेशा P से, P फॉर प्रोटीन। पेप्सिन क्या करता है, आपके फूड के प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और पेप्सिन तब तक काम नहीं करेगा जब तक खाना एसिडिक नहीं होगा, इसीलिए पहले HCl उस खाने को एसिडिक बनाता है, देन ओनली पेप्सिन एक्ट्स ऑन इट। समझ में आई ये चीज, HCl इसीलिए रिलीज किया जाता है सो दैट पेप्सिन कैन एक्ट ऑन इट, क्योंकि पेप्सिन सिर्फ एसिडिक चीजों पे ही एक्ट करता है। ठीक है, अगर HCl रिलीज होनी बंद हो गई तो खाना एसिडिक नहीं होगा, खाना एसिडिक नहीं होगा तो वो प्रोटीन्स भी नहीं टूटेंगे, पेप्सिन काम नहीं करेगा, आपका डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा वहां पे सारे। ठीक है, P से P याद रखना, पेप्सिन से प्रोटीन। ठीक, म्यूकस का नाम देखो, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl। अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज जो भी है,
ये चीज लिखिए, ठीक है। एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये इनके काम है। चाहिए तो नहीं, वापस कर देते हैं। नहीं चाहिए ना, आगे बढ़ा रही हूँ मैं। अब देखो, अब ये खाना जो आपका फूड था फ्रॉम दी स्टमक लाइनिंग, स्टमक से सबसे पहले आपका स्टमक जे शेप्ड होता है, ठीक है, स्टमक इज जे शेप्ड। अब इसमें क्या होता है, जब ये स्टमक आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, ठीक है, यहां पर देयर इज अ मसल जो एंटर करवाती है फूड को इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड द स्फिंक्टर मसल। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी शायद। SPHINCHTER, स्फिंक्टर मसल है, देखना स्पेलिंग चेक करनी है मुझे। सही है स्पेलिंग? मुझे दिख नहीं रही कहाँ। हाँ स्पेलिंग बोलो। ये वाला एच नहीं है, ठीक है, स्फिंक्टर मसल, ठीक है। ये मसल कनेक्ट करती है आपके स्टमक को फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्फिंक्टर मसल, ठीक। आ रही हूँ रुक जा, आ रही हूँ, उस पे भी आ रही हूँ, अभी बता नहीं रही, अभी आ रही हूँ उस पर, पहले इतना कर लो। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचते ही आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स का अदर नाम इज लिपिड्स ऑल्सो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स खाने के ग्लूकोज कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो आपका मतलब यार ये कह लो, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दीज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है। और अनयूज्ड वाला लिवर में जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में चला जाता है। फैट्स आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पे कन्वर्ट होता है, ये भी एक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही है, ठीक है। एनर्जी है, ये सारी एनर्जी है जो कि आपके ब्लड को मिलने वाली है। अमीनो एसिड इज अमोनिया, इज अ काइंड ऑफ अमोनिया, NH3 आपकी, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन योर सेल्स, ठीक है। सो दिस इज योर अमीनो एसिड, जो कि प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपके अमीनो एसिड्स में। सबसे पहले क्या किया, पेप्सिन ने प्रोटीन अलग करे खाने से, फिर वो प्रोटीन यहाँ आके अमीनो एसिड्स पे कन्वर्ट हुए, ठीक है। वहां पे फैट्स आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पे कन्वर्ट हुए हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज पे कन्वर्ट हुए हैं। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। कंफ्यूजन? हाँ बुटोला भैया, उसकी शक्ल देखी लग रहा है कुछ हो गया उसको। कुछ समझ आया नहीं आया? बोल कौन सा नहीं आया? ये वाला कहाँ से नहीं आया ये बता। पेट का सिस्टम समझ आ गया, खाना खाने का, पेट तक का, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा खाना पेट में पहुंचा, पेट के बाद कहाँ आता है? कोई बोलेगा नहीं, थोड़ा उसको बोलने दो, बोल। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ये यहाँ पे एक मसल होती है, हर चीज का एक दरवाजा होता है, तो यहाँ पे स्टमक का यहाँ पे एंडिंग का दरवाजा है कि भाई ये है स्फिंक्टर मसल, जो कि खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन पे लेकर जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आते ही ये एंजाइम्स निकलने शुरू होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पे 3 एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है, जो आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है उससे ग्लूकोज को पे कन्वर्ट करना, ठीक है। फैट्स को इस पे और इस पे कन्वर्ट करना। ये फैटी एसिड क्या है, ये जो हम थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ये फैट्स कहाँ पे आके आपके लगते हैं? सारे आपकी स्किन के नीचे जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, यही फैटी एसिड्स आपके स्किन के नीचे जमा होते रहते हैं, ठीक है। अब वो बाद में, अब ग्लिसरॉल इज अ काइंड ऑफ ऑयल ही कह सकते हो, जो ग्लूकोज फॉर्म में ऑयल है, ठीक है। ये पूरा आपका फैट से रिलेटेड,
उसके बाद हमारे प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स आपकी अमोनिया का फॉर्म है जो कि अमीनो एसिड है, ये आपके सेल्स को एनर्जी देती है ताकि आपके सेल्स आराम से रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, क्लियर हुई ये बात, समझ आया? इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, अब यहाँ पर थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने कहा था जैसे कि ज्यादा काम होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा ज्यादा डीप में देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो सारा काम होता है ये आपके सब आ गए, अभी वहां रह के करेंगे क्या? बस घूमते रहेंगे? वहां रह के ये अब्जॉर्ब होंगे। कैसे अब्जॉर्ब होंगे? कहाँ जाएंगे? ब्लड पे जाएंगे। कैसे? हाँ, वो थोड़ी सी यहाँ पे आएगी, हेल्प करेगी। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाइज इन देम। विलाय क्या होते हैं वो सुनो। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर मैं किसी का पकड़ लूं और उसको बीच से काट दें और ओपन अप कर दें, तो अंदर से कैसा दिखेगा वो? एक कारपेट, बिल्कुल वैसी दिखेगी कारपेट जो आजकल बड़ी चल रही है पैर पे, वो लगती, कैसे बताऊं, इतनी इतनी सी ऊपर ऊपर होती है। फर नहीं होता वो, एक्चुअली वो कुछ ऐसे 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 होते हैं उसमें, राइट? हाँ, ऐसे होते हैं। ठीक है, सेम वैसा स्ट्रक्चर लगेगा। ठीक है, उसका सेम वही स्ट्रक्चर है। दीज आर द विलाइज। विलाइज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ठीक है, व्हाट आर विलाय, क्वेश्चंस जो साथ साथ में इसीलिए बोल रही हूँ, व्हाट आर विलाइज एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय, ये पेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड। बहुत पसंद है ऐसा क्वेश्चन उनको, ये कहीं ना कहीं 1-2 नंबर में घुसा देते हैं वो लोग। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का ये विलाय होता है, विलाय का काम सुनो। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत काम करता है, राइट? पूरा बहुत ज्यादा काम यहाँ पे होता है, उसके काफी चीजें कन्वर्ट होती हैं यहाँ पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो विलायज होते हैं, सबसे पहले दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये लिख देना है सिंपल। अब उसके बाद इनका काम क्या होता है? वो ये होता है कि अब्जॉर्प्शन का काम ये विलाय ही करते हैं। जो आपका फूड अब्जॉर्ब होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और अब्जॉर्प्शन का काम ये विलायज की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं। अब खुद सोचो, कोई चीज अगर सीधी रखी हो, यही सोच लो एलिमेंट्री कैनाल, 900 सेंटीमीटर के एलिमेंट्री कैनाल अगर हमारी बॉडी में सीधी रखी होती तो हम पता नहीं कितने लंबे लंबे होते सारे। ठीक है, आराम से कितने सही लगते सारे। तो लेकिन अब यहाँ पे, अब लेकिन ये विलाइज के, अब हमें हमारी बॉडी में सारा एलिमेंट्री कैनाल सारा फोल्डेड शेप में है ताकि ज्यादा सामान कम एरिया में आ सके। तो यहाँ पे ये भी काम वही करते हैं, ये अब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं। अगर यही कोई चीज सीधी रखी जाती है तो कम आ पाती है उस जगह पे, तो इसको एज का ऐसे फोल्डेड तरीके से सेट किया गया है सो दैट आपका अब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज हो जाए। हम तो आपका कहने का मतलब ये है, इंक्रीज द एरिया, अब्जॉर्प्शन एरिया इन लेस एरिया, in less area, they increase the area in less area, they increase the surface area for absorption। ये है सिंपल, वो अपने आप यही है। ठीक है, वो कॉमन सेंस है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा है, ठीक है, कम एरिया में ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो जाए, आपका अब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देता है ये। ठीक है, तो विलाय का काम ये है। अब यहाँ विलायज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द ब्लड। ठीक है, जैसे ही आपका ये सब कुछ अलग अलग हुआ, ये सब कुछ कहाँ पहुंचता है? आपके ब्लड में, यही विलायज के थ्रू पहुंच जाता है। बिकॉज विलायज में ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज ऑफ कोर्स ब्लड से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, वेन्स, आर्टरीज इन सब से कनेक्टेड होती हैं, तो सीधा आपका सारा कुछ वहीं पहुंचता है। उसके बाद तीसरा काम स्मॉल इंटेस्टाइन का, मतलब ये वाला काम, रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम। अब ये काम तो आपका खाने का था, जो खाना पेट से आया। ठीक है, इंटेस्टाइन के पास कुछ चीजें आपके लिवर से भी आती हैं, पेनक्रियास से भी आती हैं। जैसे ही खाना लिवर पे आता है, ये काम तो हो गया, ये सब भी आप समझ गए। उसके बाद बाइल निकलता है लिवर से। ठीक है, लिवर ने सीधा पेट के पास बाइल को पहुंचाया। अब ये बाइल क्या है? लिखा हुआ है यहाँ पे, एमल्सिफाई लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है? इससे क्वेश्चन ये बनता है कि इन केस किसी आदमी का लिवर बाइल सिक्रीट करना बंद कर दिया है, तो व्हाट विल हैपन? ये बोला जाएगा। इसके आपको गेट फैट नहीं, उसका डाइजेशन देर में होगा,
अच्छा, उसका डाइजेशन देर में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी किसी के पेनक्रियाज वगैरह काम करना है तो बंद कर देती है, या बाइल सीक्रेट होना भी बंद हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो उसका डाइजेशन स्लो हो जाता है, ठीक है। या उसको किसी चीजों को खाने के लिए परहेज बोल दिया जाता है कि भैया फैटी चीजें मत खाइए, ऑयली चीजें मत खाइए, क्योंकि बाइल का काम क्या है, फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ना, ठीक है। तो फैट खाओ ही मत, तो इसीलिए डॉक्टर्स ये फैट वाली चीजें फिर मना कर देते हैं, क्योंकि आप वो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो द वर्क ऑफ बाइल इज टू ब्रेक डाउन दी दोज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस, ठीक है। अब सुनो, इन केस आपने कुछ बहुत ज्यादा वैसा खाना खा लिया है, तीखा वीखा खाया है, आपकी HCl तो रिलीज हो ही गई उधर पे ज्यादा, ठीक है, वो तो एसिडिटी बनी गई। उसके बाद इंटेस्टाइन में भी अगर फिर भी तुमने ढीठ बन के पड़े रहे, पुदीना हरा नहीं खाया, कुछ भी उसे न्यूट्रलाइज वहां नहीं करा, और वो चली गई स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया आपका, तो फिर क्या होता है, बाइल ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है, बाइल ज्यादा अमाउंट पे सीक्रेट होगा, और फिर अगर बाइल ज्यादा आ गया तो आपको वॉमिट हो जाती है, बाइल ज्यादा आने से आपको वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो ये बाइल क्योंकि तुरंत आपकी बॉडी से निकलने की कोशिश करता है, जो एक्स्ट्रा बाइल होता है, ठीक। तो ये सारे रीजन समझ गए, ठीक। क्या हो गया आरुष, हमें फिर बाइल का टेस्ट तो बताओ। कड़वा, जब वॉमिट के टाइम पे जो टेस्ट आता है कभी, बस हाँ, बहुत कुछ होता है। रिकॉर्डिंग चल रही है बेवकूफ। शांत हो गया। माइक मेरे पास है, भाई बस चलो। अब पेनक्रियाज मैंने वहां से पे लिखा हुआ था, ठीक है, पेनक्रियाज लिखा था, नहीं मत बोल, अब तू बोल नहीं सकता क्लास में। On a serious note, is bile lethal? लीथल नहीं, इतना नहीं, ठीक ठाक है। मैम, मतलब एक बार एक बंदे ने लाइक उल्टी आई थी उसको, he didn't he was like नहीं मैं ठीक हूँ, उससे उल्टी रोकने की कोशिश की तो वो ऑन द स्पॉट मर गया। हाँ, ये हो सकता है उसे अटैक आ गया, बाइल ज्यादा हो गया बॉडी में। हाँ, बाइल इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, ऑफ कोर्स, ज्यादा बाइल भी नहीं होना चाहिए। अब वहां पे मैंने क्या बोला था, पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज कह रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आता है वो अमाइले, वो आपके एंजाइम्स तो हुए, साथ में दो जगह से और भी सीक्रेशन आती है। सबसे पहली लिवर से बाइल आता है, और पेनक्रियाज भी सीक्रेट करती हैं। अभी पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करती हैं, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती हैं, ठीक है। पेनक्रियाज सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज आपकी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती हैं, ठीक है। पेनक्रियाज ही एक ऐसी है आपकी बॉडी में ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों हैं। एंडोक्राइन कैसे है, क्योंकि पेनक्रियाज एक हार्मोन भी निकालती है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन आपने सुना होगा किसी घर में, या किसी को कभी सुना हो, डायबिटीज पेशेंट्स जो होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं बिकॉज उनकी बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट होनी बंद हो गई है, जिसकी वजह से उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन आपकी बॉडी का शुगर को कंट्रोल करती है, ठीक है। इसीलिए उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के, सो दैट वो इंसुलिन अब कंट्रोल करे उनकी बॉडी में उनके शुगर को। तो वो क्या करा उसने, पेनक्रियाज ने एक तो हार्मोन निकाला, इंसुलिन हार्मोन, तो इस वजह से वो एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन भी है बिकॉज वो पेनक्रियाटिक जूस निकालती है जो कि एंजाइम है, ठीक है। तो यहां से वो डक्टलेस है और वहां से वो डक्ट वाली है, ठीक है। तो दोनों तरीके की ग्लैंड है। पेनक्रियाज ही आपकी बॉडी में एक एक्सेप्शन है। तो पेनक्रियाज ने आपके पेनक्रियाटिक जूस निकाला। अभी पेनक्रियाटिक जूस भी आपके 3 टाइप के, कहोगे मैम कितने टाइप पढ़ा रही हो, हम तो आधे नाम तो भूल ही गए अभी करते करते। पैंक्रियास में भी आयनिस होता है। पेनक्रियाटिक वो दोनों होते हैं यूकेस। नहीं, ये सलाइवा वाला नहीं है, ये दूसरा अमाइलेज है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज है। मैम उसमें क्या होता है? इसमें स्टार्च कन्वर्ट होता है, ये वहां पे वो स्टार्च उसको शुगर पे कन्वर्ट करता है, यहाँ पे ये वापस स्टार्च पे कन्वर्ट करता है। अब यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आपके 3 पार्ट्स में कटता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज आपको याद करना इसलिए आसान होगा क्योंकि LIP लिपिड्स, लिपिड्स आर इक्वल्स टू फैट्स, ठीक है। लिपिड्स एंड फैट्स एक ही चीज मानो,
लाइपेज आपके फैट्स एंड लिपिड्स पे कन्वर्ट करता है फूड को, ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज का नाम सुन के, क्योंकि वहां सलाइवरी अमाइलेज था, स्टार्च आपका ग्लूकोज पे कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ वापस स्टार्च पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन्स को, जो बचे कुछ अब यहाँ प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टोन्स, ठीक है। किस पे? ट्रिप्सिन आपके क्या पेप्सिन क्या कर रहा था, आपकी प्रोटीन्स पे कन्वर्ट कर रहा था। ये ट्रिप्सिन आपके उन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स पे कन्वर्ट कर रहा है, और छोटे पे। हाँ एग्जैक्टली, वापस छोटे, क्या कह रहे हैं, पेप्टोन्स प्रोटीन ही हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में, बहुत छोटे फॉर्म में आपके ब्लड को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं तो उनको और छोटे छोटे। आरुष आज ये कुछ खा पी के आ गया है स्कूल से। आ गए हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां ज्यादा काम नहीं होना, बस ये तुम लोगों को सबसे बढ़िया लगेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस ऑफ वाटर अब्सॉर्ब हुआ, ऐसे कैसे? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, बस खत्म। हाँ बढ़िया टाइम पे ही हुआ है। अब एसी चल रहा है भाई, वो बंद कर दूंगी। आज ये जितनी भी क्लास करी है ना, एक बार जाके नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, आज के आज ही कर लेना, कोशिश करना, नहीं तो ये ना सारे वर्ड टोन टोन होके ना सारे पेप्टोन हो जाएंगे दिमाग में, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे। इतना सिर्फ न्यूट्रिशन ही है, ये सिर्फ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन इसका बाप है। मैंने हेरिडिटी देखा, वो तो सिर्फ 2 पेज का चैप्टर है। हाँ हेरिडिटी 2 पेज का ही चैप्टर है, लेकिन मेरा दिमाग वही खराब करेगा। मैम कितने और फ्राइडे लग रहे हैं? पूरे साल की फ्राइडे लग जाएंगे अभी। मैम की शक्ल अच्छी नहीं लग रही रोज रोज आती हुई। पूरा नवंबर का खत्म करना है ना, कीबोर्ड आ रहा है पूरा चैप्टर कितने मेंशन होगा, ये टाइप प्रोसीजर, एक प्रोसेस तुम्हारा भी टाइम ले लेगा अभी। ये समझ में आ गया ये पूरा। अब एक बार, अरे 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 अरे, अरे। अब एक बार ये यहाँ से देख लो, पूरा यहाँ से देख के एक बार रिवाइज करो जो जो मैंने बताया। उससे कोई काम नहीं, एग्जैक्टली वेस्टिजियल ऑर्गन है आपके, आपका वो चैप्टर का वो जो पार्ट हट गया है ना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, एवोल्यूशन पार्ट में ये था। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका होना ना होना बॉडी में बराबर है, टेल है ना, जो कभी क्या टेल है ना, टेल है ना, कोई दिखती वैसी वैसी देखो टेल लगती है, जीभ तो नहीं है, टंग तो नहीं है वहां तक की। ये पहले काम आती थी हमें, ह्यूमन में पहले यूज होता था अपेंडिक्स का। जब घास फूस खा लेते थे कच्ची उठा के, तब उस टाइम पे, क्योंकि अपेंडिक्स डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज, तो ये सिर्फ एनिमल्स में अभी भी एक्टिव है। हम लोगों ने यूज करना बंद कर दिया तो उसका काम बंद हो गया। बाइल करता है वो स्टोर, पर हाँ गॉल ब्लैडर अगर निकाल भी दिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ बाइल वहां से फिर काम स्टोर करता है वो बाइल को। निकाल देते हैं फिर अगर स्टोन हो जाते हैं। दोबारा बोलो। ये अपेंडिक्स हमारी बॉडी से एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा? हो जाएगा आगे के कुछ जनरेशन के बाद, हो जाएगा धीमे धीमे, जैसे टेल खत्म हो गई है ये भी खत्म हो जाएगा। तू अपेंडिक्स में फंस गया, इतने सारा सामान नहीं दिख रहा। सबको पता है ना ये पर्सनली है, नहीं पर्स को लेके लेबलिंग है, लेबलिंग है, लेबलिंग आएगा। एक बार इससे पूछना कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को कौन सी मछली करेक्ट करती है? हाँ बताइए, अभी मैंने बताया था, अभी अभी मैंने नाम लिया है, सबसे स्पेलिंग भी पूछी थी। ये सब तो पता है, इसलिए अपेंडिक्स
स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, नाम पता है? सब पता है ना तेरे को? विलाय, मैंने आज उनका नाम ही नहीं लिया तीनों पार्ट्स का। बताऊंगी बाद में, बताऊंगी। छोटी छोटी चीजें जो मिस हुई हैं लास्ट में बताऊंगी किसी। हाँ पता है, टाइम हो गया। आगे न्यूट्रिशन, सॉरी न्यूट्रिशन नहीं, जो अगला